गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आपकी हरियाणा वाले बच्चों की सेकेंड ईयर की क्लास है ये। ठीक है, डीएलएड की हरियाणा वाले बच्चों की सेकेंड ईयर की क्लास है। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड थोड़ी वॉइस आज क्लियर होगी आपको। मैं लाउड बोलने की कोशिश कर रही हूँ एंड दिस इज़ अ रिकॉर्डेड क्लास। मैं पहले ही आज बता दूँ आपको, तो जो भी अगर वॉइस रिलेटेड इशू होता है तो प्लीज़ यूज़ ईयरफोन्स। ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि दिस इज़ अ सिचुएशन कि हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि आपको बेस्ट दें, बट अगर कुछ दिक्कत रह जाती है तो प्लीज़ कोऑपरेट। ठीक है, प्लीज़ कोऑपरेट विद द टीचर्स। तो लेट अस स्टार्ट। आई होप आपको थोड़ी आज क्लियरिटी सुनाई दे रही होगी। मैं अलाउड बोलने की भी कोशिश कर रही हूँ आज। तो चलो निकाल लो अपनी यूनिट 3 कर रहे थे हम आपकी। ठीक है, यूनिट 3 कर रहे थे हम आपकी इस बुक की, दिस बुक पेपर नंबर 4 यूनिट 3। तो यूनिट 3 का हमने लास्ट क्लास में हमने विशेषण तक कर लिया था। याद होगा आपको, जो विकारी पद हम कर रहे थे, विकारी पद में से 3 हमने कर लिए थे, संज्ञा, सर्वनाम एंड विशेषण हमने कर लिया था। आज की क्लास में क्रिया करेंगे। तो क्रिया देखो, क्रिया क्या होता है? कुछ भी काम करने का बोध होना। ठीक है, कुछ भी काम करना, जैसे मोहन पानी पी रहा है, रोहन साइकिल चला रहा है, मम्मी खाना बना रही है, पापा अखबार पढ़ रहे हैं। ठीक है, मम्मी बाजार जा रही हैं, या कुछ कोई भी काम करने का जब जिससे बोध हो, कुछ करना। ठीक है, कोई भी कार्य करने का बोध हो जिससे, वो आपकी क्रिया। तो इसमें भी देखो कुछ एग्जाम्पल्स आपके दिए हुए हैं। राधा पढ़ती है, तो पढ़ना क्या हो गया? यहाँ पे क्रिया हो गया। कुछ भी काम करना, जैसे आप सब अभी पढ़ रहे हैं तो पढ़ना क्या हो गया? यहाँ पे क्रिया हो गया। आप सब फोन में वीडियो देख रहे हैं तो देखना क्या हो गया? क्रिया हो गया। मैं बोल रही हूँ कुछ तो बोलना क्या हो गया? क्रिया हो गया। आप सुन रहे हैं ये सारी चीजें, सुनना क्या हो गया? क्रिया हो गया। ये देखो, राजेश ने नई कार खरीदी, कार खरीदना, खरीदना क्या हो गया? यहाँ पे क्रिया हो गया। कुछ भी काम किया ना उसने। उसके बाद है हमने हलवा बनाया, बनाने को क्या हो गया? क्रिया हो गई। मेरी मम्मी दिल्ली गई, दिल्ली जाने का क्या हो गया? क्रिया हो गया। मोहन तुम घर जाओ, घर जाने का मतलब क्रिया। कोई भी काम करने का बोध हो उसको क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। इतना आ गया समझ? उसके बाद देखो, सकर्मक अकर्मक क्रियाएं हैं। सकर्मक अकर्मक आपने पहले भी सुनी होंगी, जरूर अपनी स्कूलिंग करते वक्त आपने ये दोनों क्रियाएं सुनी होंगी। तो देखो, सकर्मक और अकर्मक क्या है, नाम से ही क्लियर होंगी आपको चीजें इसकी। सकर्मक, स मीन्स साथ, साथ में कर्म हो जिसके, ऐसी क्रिया जिसके साथ में कर्म हो। स और कर्म, स और कर्म जिसके साथ में कर्म हो, वो है आपकी सकर्मक। अभी एक्सप्लेन करती हूँ विद एग्जांपल्स। और अकर्मक का शाब्दिक अर्थ क्या है? अकर्मक यानी कि जिसके साथ, अ मीन्स हट जाना, जिसके साथ कर्म ना हो, जिसमें कर्म ना हो, वो हो गई आपकी अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक के एग्जाम्पल देखो क्या है। जैसे आपकी बुक में लिखे हुए हैं कि ऐसी क्रियाएं जिसमें एक तो कर्म होता है और जो भी क्रिया हो रही है, यानी कि जो भी काम हो रहा है, पढ़ना हो रहा है, लिखना हो रहा है, कुछ बनाना हो रहा है, ठीक है, देखना हो रहा है, उसका प्रभाव किस पे पड़े? क्रिया का प्रभाव किस पे पड़े? कर्म पे पड़े। क्रिया का प्रभाव किस पे पड़े? कर्म के ऊपर पड़े, तो वो होती है सकर्मक क्रिया। एग्जाम्पल्स भी देती हूँ, अभी ध्यान से सुनो। इसकी डेफिनेशन, परिभाषा, इसका शाब्दिक अर्थ से इसका मीनिंग निकलता है सकर्मक, यानी कि जिसके साथ में कर्म हो। तो ऐसी क्रिया, पूरा सेंटेंस में जो क्रिया होगी, जिस क्रिया का प्रभाव, क्रिया का प्रभाव कर्म पे पड़ रहा होगा। क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ेगा? कर्म पे, ना कि कर्ता पे। क्रिया का प्रभाव कर्म पे पड़ेगा तो वो सकर्मक क्रिया होगी। जैसे एग्जाम्पल देखो, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, तो मोहन क्या पढ़ रहा है? मोहन क्या चीज पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है ना। मोहन क्या चीज पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। तो पढ़ने का प्रभाव किस पे है? डायरेक्टली पुस्तक से रिलेटेड है पढ़ना। पढ़ना किससे रिलेटेड है? पुस्तक से रिलेटेड है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, राधा घर जा रही है। राधा कहाँ जा रही है? जाना उसका कहाँ हो रहा है? घर की ओर जाना हो रहा है। प्रभाव जो क्रिया का है, जाने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? घर के ऊपर आ रहा है। महेश सेब खाता है, तो महेश क्या खा रहा है? क्या चीज खा रहा है महेश? सेब खा रहा है। तो प्रभाव किस पे पड़ रहा है? कर्म के ऊपर पड़ रहा है। कृष्ण पत्र लिख रहा है, लिखने का प्रभाव किसके ऊपर, मतलब क्या लिख रहा है वो, क्या चीज कर रहा है वो? ठीक है, तो पत्र लिख रहा है। तो ये हो गई
ऐसे क्रियाएं जिनका प्रभाव किस पे पड़ता है, कर्म के ऊपर पड़ता है, वो है आपकी सकर्मक क्रिया। देखो इसके अंदर दो तरीके के होते हैं सकर्मक के अंदर भी, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक यानी कि जिसके अंदर एक कर्म हो, जैसे मोहन खाना खा रहा है, ठीक है, तो खाना खा रहा है तो खाना सिर्फ एक कर्म है ना इसके अंदर, और तो कर्म नहीं है इसमें। द्विकर्मक यानी कि जिसमें दो कर्म होंगे, जैसे देखो द्विकर्मक के एग्जाम्पल में दो कर्म होते हैं, जैसे विकास ने मोहन से पुस्तक लिखवाई, विकास ने मोहन से पुस्तक लिखवाई, तो दो कर्म कौन से, एक तो पुस्तक लिखवाना, लिखवाने का प्रभाव किस पे, पुस्तक पे, एक तो ये, और किससे लिखवाई, मोहन से, ठीक है, विकास ने किससे लिखवाई, मोहन। कर्ता कौन है यहाँ पे, विकास है, अभी काम करवाने वाला कौन है, विकास है, विकास किससे काम करवा रहा है, मोहन से, तो कर्ता पे प्रभाव नहीं पड़ रहा। पुस्तक लिखा किसे जा रहा है, पुस्तक को, और लिख कौन रहा है, मोहन लिख रहा है। लिखा किसे जा रहा है, पुस्तक को, और लिख कौन रहा है, मोहन लिख रहा है, तो दो कर्म है इसके अंदर, ये देख लीजिए, ठीक है। एक कर्मक के अंदर एक कर्म, द्विकर्मक के अंदर दो कर्म हो गए। नेक्स्ट है, ये तो हो गया आपका सकर्मक। सकर्मक यानी कि साथ में कर्म हो जिसके, साथ में कर्म हो जिसके क्रिया का प्रभाव जिस भी सेंटेंस में कर्म के ऊपर पड़ेगा, डायरेक्टली कर्म के ऊपर प्रभाव पड़ेगा जब क्रिया का, तो वो होगी सकर्मक। अब देखो अकर्मक, अकर्मक ऐसी क्रिया जिसमें कर्म नहीं होता, कर्म के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता, कर्म के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता, प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है, कर्ता के ऊपर। अब बच कौन गया, कर्म तो है ही नहीं, तो बचा कौन सेंटेंस में, कर्ता बचा, यानी कि काम करने वाला जो व्यक्ति है वो बचा, तो प्रभाव किस पे पड़ेगा, क्रिया का प्रभाव पड़ेगा, इस बार कर्ता पे पड़ेगा। ये दो चीज ध्यान से याद रखनी है आपको। देखो जैसे राजेश पढ़ता है, तो पढ़ कौन रहा है, राजेश पढ़ रहा है, अब यहाँ पुस्तक नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है पढ़ने वाली वस्तु, तो प्रभाव डायरेक्टली किस पे पड़ रहा है, राजेश पे पड़ रहा है। पंकज लिखता है, अब लिख क्या रहा है, ना पत्र के बारे में लिखा हुआ है, ना पुस्तक के बारे में लिखा हुआ है, ना कुछ, तो लिखने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, पंकज पे पड़ रहा है। देखो इसके अंदर भी, अकर्मक के अंदर भी कई तरीके के भेद है। संयुक्त क्रिया है, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक और कृदंत क्रिया। तो सारे इजी है, एक बार शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, क्रिया के भेद बताइए, ठीक है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, क्रिया के भेद बताइए, वचन के भेद बताइए। तो थोड़ा आपको मतलब डीप नॉलेज बेशक ना हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट क्या है क्रिया, सकर्मक क्या है, अकर्मक क्या है, एग्जाम्पल्स आपको आने चाहिए थोड़े बहुत। तो देखो इसमें ये अकर्मक के पार्ट हैं, जिसका है पहला है संयुक्त। संयुक्त यानी कि इसमें एक से अधिक क्रिया होगी। संयुक्त यानी कि मिक्सचर है, मिक्सचर किसका, क्रिया का। जैसे देखो मोहन खाना खा चुका है, खाना और खाना, मतलब एक तो खाना हो गया, एक तो डिश हो गई, और एक उस डिश को खाना, तो वो क्या हो गया, दो क्रियाएं हो गई, खा चुका है, ठीक है। राधा ने पुस्तक पढ़ ली है, पढ़ना और ली, पढ़ और ली, दो तरीके की क्रिया हो गई। कृष्ण ने चित्र बना लिया है, बनाना और लिया, दो क्रिया हो गई इसमें भी। देखो इसमें भी नीचे भी एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, खा चुका, पढ़ ली, बना लिया, दो क्रियाएं हो गई ना, संयुक्त क्रिया हो गई। नेक्स्ट है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया के अंदर देखो, जब नाम में आ लग जाए, किसी भी क्रिया के नाम के पीछे, किसी भी संज्ञा सर्वनाम विशेषण के नाम के पीछे या लग जाए, या तो ला लग जाए, आ लग जाए। जैसे देखो बहुत एग्जांपल्स दिए हुए, एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे हाथ, हाथ के पीछे हाथ के पीछे या लिख दिया, हथिया हो गया, और ना लिख दिया तो हथियाना हो गया, हथियाना हो गया। देखो नेक्स्ट पेज पे नरमाना, नरम को क्या बन गया, नरमाना बन गया। अंगड़ा क्या बन गया, अंगड़ाना बन गया। दुख का क्या बन गया, दुखाना बन गया। गर्म का गरमाना बन गया। शर्म का शर्माना बन गया। देखो रंग का रंगना बन गया। मोटा का मोटा हो गया, ठीक है, मुटना हो गया मोटा का। उसके बाद खरीद का खरीदना हो गया, खर्च का खर्चना हो गया। तो किसी भी संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के पीछे, देखो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के पीछे ऐसे कोई वर्ड जब ऐड हो जाए तो वो हो जाती है नाम धातु क्रिया। हाथ का हथियाना, हिन हिन का हिन हिनाना,
पढ़ा होगा आपने ये टिमटिम का टिमटिमाना, देखो टर का टरटराना, गड़गड़ का गड़गड़ाना, थरथर का थरथराना, जैसे कहते हैं ना वो थरथर कांप रहा है, थरथरा रहा है, भिन भिन का भिन भिनाना कि क्यों भिन भिन आ रहे हो, बिल्कुल मक्खियों की तरह क्यों भिन भिन आ रहे हो, मच्छरों की तरह, तो वो बोलते हैं ना। खटखट का खटखटाना, छन छन का छन छन आना, तो ये सारी चीजें हो गई। ये है नाम धातु। देखो नाम धातु यानी कि जिस जो धातु वर्ड है, जैसे हिन हिन, हिन हिन क्या है, धातु वर्ड, तो हिन हिन आना, तो उसके पीछे हिन हिन आना लिख दिया तो वो क्या हो गया, क्रिया बन गया। संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के पीछे कोई शब्द जोड़ के क्या बन गया, क्रिया बन गया, तो ये हो गया नाम धातु। उसके बाद है देखो प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक में क्या है कि कर्ता जब खुद काम ना करके दूसरों को प्रेरित करता है कोई काम करने के लिए। जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था ना इसमें, अभी हमने एक एग्जाम्पल भी पढ़ा था इसमें इससे रिलेटेड, कि जैसे देखो एग्जाम्पल इसमें भी लिखा है, कृष्ण कुमार क्लर्क से पत्र लिखवाता है। कृष्ण कुमार क्लर्क से पत्र लिखवाता है, यानी कि काम करने वाला कौन है यहाँ पे, कृष्ण कुमार है, लेकिन वो काम डायरेक्टली खुद ना करके किससे काम करवा रहा है, क्लर्क से काम करवा रहा है। देखो राधा कृष्ण से नाच नचवाती है, काम करने वाला कौन है यहाँ पे, कर्ता कौन है, राधा, लेकिन राधा डायरेक्टली काम ना करके किसको प्रेरणा दे रही है काम करने की, कृष्ण को। नाचने की प्रेरणा किसे दी जा रही है, कृष्ण को। तो खुद स्वयं काम ना करके किसी और को प्रेरणा देना काम करने की, वही हो जाता है आपका प्रेरित करना, तो ये हो जाता है आपका प्रेरणार्थक। नेक्स्ट देखो इसके कुछ एग्जाम्पल भी देखो प्रेरणार्थक के दिए हुए, जैसे हंसना, हंसाना, खुद तो हंसेंगे और जब दूसरों से करवाएंगे तो हंसवाना या हंसाना, गिरना, गिराना या गिरवाना किसी के थ्रू, तो किसी को प्रेरित कर रहे हैं ना हम वो काम करने के लिए। नेक्स्ट देखो पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक यानी कि दो क्रियाएं होती हैं इसमें भी, एक क्रिया पहले और एक क्रिया बाद में। जैसे राधा पढ़ाई करके सो गई, ठीक है, मम्मी खाना बना के बाजार गई, ठीक है, तो दो क्रिया होती है, एक क्रिया पहले होगी एक क्रिया बाद में होगी, इसलिए इसका नाम है पूर्वकालिक क्रिया, इसलिए इसका नाम भी है क्या है, पूर्वकालिक। देखो क्या है, राधा खाना खाकर सो गई, यानी कि एक क्रिया तो कंप्लीट हो गई उसकी, उसके बाद दूसरी क्रिया की उसने, एक क्रिया कंप्लीट होने के बाद उसने क्या की, दूसरी क्रिया की। जैसे राधा खाना खाकर, खाना उसने खा लिया, कंप्लीट हो गई, फिर वो क्या की उसने, दूसरी क्रिया सोने वाली। मोहन नहा कर चला गया, पहले मोहन ने क्या किया, नहाया, उसके बाद वो चला गया, तो एक क्रिया पूरी हुई, उसके बाद दूसरी क्रिया की। उसके बाद देखो नेक्स्ट है कृदंत क्रिया, लास्ट है इसमें आपकी कृदंत क्रिया। कृदंत की क्रिया, कृदंत में देखो, कृदंत में भी कई पार्ट है, कई सारे टाइप्स बताए गए हैं आपको क्रियाओं के, कई सारे टाइप्स बताए गए हैं। कृदंत में यही है, पीछे कोई प्रत्यय लग जाना, पीछे कोई प्रत्यय लग जाना, जैसे आपका नाम धातु था ना, कुछ मिलता जुलता उसी से है कृदंत, जो क्रियाएं शब्द के अंत में प्रत्यय लगने से बनती हैं। जैसे लिख के बाद ता लग जाना, लिखता, लिख के बाद कर लग जाना, लिख कर, चल के बाद ना लग जाना, चलना, सुन के बाद आ लग जाना, सुना, सुन के बाद आ, सुना हो गया, देख के बाद आ, देखा हो गया। तो इस तरीके से पढ़ के बाद ई लग गया तो पढ़ी बन गया, लिख के बाद ई लग गया तो लिखी बन गया, इस तरीके से है। तो अब देखो दोबारा से क्रिया एक्सप्लेन कर देती हूँ। अभी तक हमने सिर्फ क्रिया वाला समझा है कि क्रिया क्या होती है। क्रिया यानी कि कुछ भी काम करने का बोध कराना, ठीक है, कुछ भी काम करना, तो वो हो गई आपकी क्रिया। मेन तो आपकी दो तरीके की है क्रिया, सकर्मक और अकर्मक, और जो अभी हमने करी वो एक्स्ट्रा है, वो क्रिया वो एक्स्ट्रा है, वो भी पढ़ सकते हैं आप प्रयोग और संरचना के आधार पर, वो है जो भेद 5 हमने एक्स्ट्रा किए। सकर्मक जैसे कि नाम से क्लियर है, जिसके साथ में कर्म हो, यानी कि ऐसी क्रिया जिसका प्रभाव कर्म पे पड़ रहा हो, ऐसी क्रिया जिसका प्रभाव कर्म पे पड़ रहा हो। अकर्मक, अकर्मक, सकर्मक के अंदर दो टाइप्स भी थे, एक कर्मक और द्विकर्मक, ठीक है। उसके बाद हमने किया अकर्मक क्रिया, यानी कि ऐसे शब्द, ऐसी वाक्य जिसमें कर्म ना हो और क्रिया का प्रभाव कर्ता पे पड़ता हो,
ये हो गई आपकी 2 क्रियाएं करी। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्रिया करी हमने, जैसे संयुक्त क्रिया, संयुक्त यानी कि 2 उसमें क्रियाएं होंगी। नाम धातु क्रिया, नाम के पीछे धातु जो है यानी कि संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण, उसके पीछे क्रिया का लग जाना। उसके बाद है प्रेरणार्थक, यानी कि कर्ता खुद ना कोई काम करके दूसरों को प्रेरित कर रहा हो काम करने के लिए, करवा रहा हो कोई काम। उसके बाद था पूर्वकालिक, यानी कि इसमें 2 क्रियाएं थी, एक क्रिया करने के बाद फिर कर्ता दूसरी क्रिया करता है। और कृदंत क्रिया, कृदंत में यानी कि शब्द के अंत में प्रत्यय लग जाना, कोई प्रत्यय लग जाना, तो वो क्रिया बन जाता है। ये जो हमने करे ये अकर्मक के टाइप्स नहीं थे, शायद मैंने गलती से आपको ये बोल दिया कि ये अकर्मक के टाइप्स है, ये अकर्मक के टाइप नहीं थे। अकर्मक सकर्मक अलग है, ये एक्स्ट्रा है कुछ, ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा आपके टाइप्स थे। अब देखो नेक्स्ट, ये आपका विकारी पद अब फिनिश होता है। विकारी हमने किए थे ना पद, समस्त पद जब हमने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, तो उसमें संज्ञा कर लिया, सर्वनाम कर लिया, विशेषण कर लिया और क्रिया कर लिया। अब देखो अविकारी शब्द आ गए आपके। अविकारी शब्द, विकारी और अविकारी मैंने आपको बताया था ना, विकारी विकार आ जाना, यानी कि ऐसे शब्द जिसके अंदर हम परिवर्तन कर सकते हैं, ऐसे शब्द जिसके अंदर हम परिवर्तन कर सकते हैं। वो परिवर्तन हमने देखे भी, वचन के रूप में देखे हमने, लिंग के रूप में देखे, लड़का का लड़के हो सकता है, लड़की का लड़कियां हो सकता है, इस तरीके के विकार उसमें आ सकते हैं, परिवर्तन आ सकते हैं। जैसे क्रिया, क्रिया में खा वर्ड भी है, जैसे क्रिया में खाना, खाना से रिलेटेड खा वर्ड भी है, खाता भी लिखते हैं, खाया भी लिखते हैं, खाकर भी लिखते हैं, तो परिवर्तन ला सकते हैं हम उसमें उस तरीके से। अब अविकारी पद करेंगे, अविकारी शॉर्ट में फटाफट समझेंगे। अविकारी यानी कि जिसके अंदर परिवर्तन नहीं लाया जा सकता, जैसे कि क्रिया विशेषण हो गया, समुच्चय बोधक हो गया आपका, और क्या है इसमें आपका संबंध बोधक हो गया, और विस्मयादि बोधक, और निपात। निपात दोबारा से पढ़ेंगे, देखेंगे, मतलब कि निपात हमने पहले भी किया था ना फर्स्ट क्लास में शायद इस यूनिट की, तब भी हमने देखा था निपात क्या होता है। अब देखो क्रिया विशेषण, यानी कि इंग्लिश में जिसे एडवर्ब बोलते हैं। एडवर्ब किसकी किसकी विशेषता बताता है? एक तो वर्ब की विशेषता बताता है, यानी कि क्रिया की विशेषता, एक विशेषण की विशेषता, और एक अपनी खुद की विशेषता। विशेषण तो सिर्फ हम, विशेषण के बारे में मैंने आपको बताया था, विशेषण किसकी विशेषता बताता है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता। लेकिन क्रिया विशेषण 3 चीजों की विशेषता बताता है, एक तो खुद, एक तो क्रिया की विशेषता, एक विशेषण की विशेषता बताता है, और तीसरा खुद अपनी, यानी कि खुद क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है, उसे हम कहते हैं क्रिया विशेषण। देखो जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक ही डेफिनेशन आपकी दी गई है, उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं, जो क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं। इसमें 4 टाइप्स दिए हुए, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। जैसे कि आपने विशेषण वगैरह में भी हमने टाइप्स करे थे वैसे ही है। देखो कालवाचक, काल यानी कि टाइम से रिलेटेड है, पिताजी कल दिल्ली जाएंगे, कल के बारे में बताया जा रहा है, जाएंगे कब? कल जाएंगे, तो जाने की विशेषता बता रहा है ना। जाना क्या है? यहाँ पे क्रिया है, जाना क्या है? क्रिया है। क्रिया की क्या बताई जा रही है? विशेषता बताई जा रही है कि कब जाएंगे? कल जाएंगे, तो ये हो गया कालवाचक। इसमें और एग्जाम्पल है, देखो कल या प्रतिदिन, पीछे, तो इस तरीके के कालवाचक हो गए। उसके बाद है स्थानवाचक, स्थान यानी कि प्लेस बताना, तो राम भीतर गया, कहाँ गया? जाना क्या है? यहाँ पे जाना क्या है? क्रिया है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, कहाँ गया? भीतर गया। उसके बाद है रीतिवाचक, रीति यानी कि कुछ रीति बताना कि कैसे काम हो रहा है, धीरे धीरे काम हो रहा है, तेजी से काम हो रहा है, या उस तरीके से झटपट काम हो रहा है। तो देखो राधा धीरे धीरे काम करती है, परंतु शीला तेज काम करती है। तो काम कैसे कर रही है? काम करना क्या है? सबसे पहले क्रिया है, क्रिया की विशेषता क्या है? धीरे धीरे। तो राधा धीरे धीरे काम करती है, लेकिन शीला क्या कैसे काम कर रही है? तेज काम करती है। झटपट तैयार होके बाजार चलो, कहाँ जाना है? तैयार होके झटपट बाजार जाना है। और लास्ट है आपका परिमाणवाचक, परिमाण यानी कि क्वांटिटी में, एक तरीके से क्वांटिटी में चीजें बताना कि थोड़ा कम बोला करो। बोलना कैसे है? थोड़ा कम, ठीक है। मोहन अधिक बोलता है, बोलना क्या है? क्रिया, क्रिया की विशेषता बता रहे हैं कि वो अधिक बोलता है, ठीक है। ज्यादा खाना ठीक नहीं, तो खाना क्या है? क्रिया है, लेकिन उसको ज्यादा खाना ठीक नहीं, वो क्या बता रहा है? उसकी विशेषता बता रहा है। इसके अलावा कुछ अन्य तरीके के भी आपके इसमें विशेषण दे रखे हैं, मेन तो ये 4 थे, आप बाकी रीड कर लीजिएगा।
अगर आपको लगता है तो बाकी रीड कर सकते हैं आप। नेक्स्ट आ जाओ संबंध बोधक अव्यय। ये कुछ इजी टॉपिक्स हैं इसलिए मैं इसको फटाफट करा रही हूँ। संबंध बोधक में संबंध यानी कि कुछ रिलेशन होगा आपस में, संबंध में यानी कि कुछ रिलेशन होगा। जैसे कि देखो, जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद आकर, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद आएंगे और अन्य शब्दों के साथ क्या स्टैब्लिश करेंगे, रिलेशन स्टैब्लिश करेंगे। बाकी जो शब्द बच जाते हैं वाक्य में उनके साथ क्या बताएंगे, संबंध बताएंगे आपको। तो देखो जैसे एग्जांपल है, राम मोहन के साथ खेत में गया। राम मोहन के साथ खेत में गया, तो के साथ वर्ड जो है वो क्या बता रहा है वो क्या बता रहा है आपको, खेत में जाना और राम और मोहन के बीच का संबंध बता रहा है। मोहन के बिना मैं खेलने नहीं जाऊंगा, तो मोहन क्या है, संज्ञा है उस वाक्य की, और के बिना आपका वर्ड हो रहा है जो है संबंध बोधक। के बिना मैं नहीं जाऊंगा, तो बाकी दोनों वर्ड में क्या स्टैब्लिश कर रहा है, रिलेशन स्टैब्लिश कर रहा है। अब इसके भी कुछ टाइप्स हैं, देखो फटाफट। कालवाचक यानी कि टाइम बताना, जैसे कि पूर्व, उपरांत, पहले, पीछे, बाद में, पश्चात उसके। फिर स्थानवाचक, आगे पीछे, समीप, निकट, भीतर बाहर, ऊपर नीचे, इस तरीके से जगह बताना। फिर है दिशावाचक, दिशावाचक में और, तरफ, आर पार, ऐसा। फिर है साधनवाचक, साधन यानी कि किस तरीके से, किस जरिए से वो काम हो रहा है। फिर है हेतुवाचक, हेतु यानी कि किसकी खातिर, किसके कारण वो काम हो रहा है। फिर है विरोधवाचक, विरोध यानी कि किसी चीज के विपरीत जाना, किसी चीज के खिलाफ जाना, खिलाफ वर्ड यूज होना या विपरीत वर्ड, प्रतिकूल वर्ड देखो यूज हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद है आपका सादृश्य, सादृश्य यानी कि उसके जैसा, समान, उसके अनुसार, वो वर्ड है। उसके बाद है सहचरवाचक, सहचर में, सहचर यानी कि किसी चीज को साथ में लेके, समेत, समेत किसी चीज के साथ में। उसके बाद है पार्थक्यवाचक, पार्थक्य यानी कि हटकर, दूर हो जाओ, परे खड़े हो या मेरे से अलग खड़े हो, दूर खड़े हो, इस तरीके से। आजकल ऐसे वर्ड बहुत सुनने में आते हैं ना, सोशल डिस्टेंसिंग वाले, कि थोड़ा दूर दूर गैप में खड़े होना चाहिए। उसके बाद है विनिमय वाचक, यानी कि विनिमय या वाचक का मतलब है किसी की जगह पे, किसी के प्लेस पे, की जगह के बदले में। तो ऐसे जो वर्ड्स हो गए वो हो गए आपके संबंध बोधक में। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स वाक्य के थ्रू आपके दिए हुए। देखो जैसे स्वास्थ्य के बिना जीवन बोझ है, तो किसके बिना क्या बोझ है, किसके बिना क्या बोझ है, स्वास्थ्य के बिना जीवन बोझ है। तो के बिना वर्ड क्या स्थापित कर रहा है, स्वास्थ्य और जीवन में संबंध स्थापित कर रहा है। स्वास्थ्य वर्ड और जीवन में संबंध स्थापित कौन कर रहा है, के बिना वर्ड संबंध स्थापित कर रहा है। मेरे घर के निकट विद्यालय है, तो घर और विद्यालय में संबंध कौन स्थापित कर रहा है, के निकट वर्ड, कि घर और विद्यालय क्या है, आपस में निकट है, पास में है। तो ये कुछ तरीके हैं, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, अब आपका समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक ये हम अविकारी शब्द कर रहे हैं, याद रखिएगा अविकारी शब्द कर रहे हैं। पहला हमने किया क्रिया विशेषण, दूसरा किया संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक यानी कि जो अव्यय पदों, पदबंधों तथा वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, सारी चीजों को आपस में जोड़ते हैं। जैसे कि कंजंक्शन एक तरीके से इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, एंड, और, इस तरीके से, बट, ठीक है, बिकॉज जो वर्ड होते हैं, ताकि, इसलिए, क्योंकि, इस तरीके के जो वर्ड होते हैं जो दो वाक्यों के बीच क्या जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, दो वाक्यों के बीच संबंध जोड़ते हैं खास करके। जैसे इसलिए, अन्यथा, ताकि, नहीं तो, ठीक है, अतः। जैसे देखो इसमें एग्जाम्पल दो तरीके के हैं ये आपके, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। समान अधिकरण में देखो क्या क्या है, मोहन बाजार गया और आम खरीद कर लाया, और वर्ड से जुड़ रहा है इसमें, ठीक है, और वर्ड से जुड़ रहा है। देख समान अधिकार समुच्चय बोधक में क्या है, दो या दो से अधिक स्वतंत्र शब्द होंगे या वाक्य होंगे, दो या दो से अधिक स्वतंत्र होंगे, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। जैसे क्या है, मोहन बाजार गया, सिंपल सा सेंटेंस हम वैसे भी बोल सकते हैं, मोहन बाजार गया, मोहन आम खरीद कर लाया, तो ये भी सिंपल सा सेंटेंस है। दोनों को आपस में कौन सा वर्ड जोड़ रहा है, और वर्ड, यानी कि मोहन बाजार गया और आम खरीद कर लाया। तो दो वाक्यों के बीच, दो पदबंधों के बीच क्या जोड़ रहा है,
किससे जुड़ रहा है, कंजंक्शन से जुड़ रहा है, यानी कि योजक से जुड़ रहा है। उसके बाद है विकल्पिक है आपका, विकल्पिक में है या तो मैं जाऊं या तुम, या वाले जो वर्ड हो जाते हैं वो हो गया, अथवा वाले वर्ड, या वाले वर्ड। उसके बाद है विरोध दर्शक, विरोध यानी कि परंतु वगैरह वर्ड जिसमें यूज होते हैं, ठीक है, परंतु वर्ड हो गए। उसके बाद देखो परिमाण दर्शक, परिमाण दर्शक में क्या है, अन्यथा वर्ड, इसलिए वर्ड ऐसे यूज होते हैं, तुम परिश्रम करो अन्यथा पास नहीं हो सकोगे। परिणाम आ रहा है इसमें कि अगर तुमने मेहनत नहीं करी तो तुम पास नहीं होगी, परिणाम दिखा रहा है इसमें। उसके बाद सेकंड टाइप है व्याधिकरण समुच्चय बोधक, तो इसमें भी ऐसा ही है, इसलिए, ताकि, और यदि ऐसा नहीं किया तो ऐसा होगा, अगर ऐसा नहीं किया तो वैसा होगा, जैसा करोगे वैसा पाओगे, इस तरीके के जो वर्ड होते हैं वो आ गए आपके व्याधिकरण में। नेक्स्ट देखो विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक यानी कि एक्सक्लेमेशन वाली जो चीजें होती है, वाह क्या फूल है, वाह क्या सुगंध आ रही है, छी कितनी बदबू आ रही है, इस तरीके की जो चीजें होती है, आहा आज क्या खूब वर्षा हो रही है, हे प्रभु मेरे भाग्य में गरीबी ही क्यों लिखी है, इस तरीके के जो वर्ड्स हैं। हर्ष भी, हैप्पीनेस भी शो करते हैं, सैडनेस भी शो करते हैं, ठीक है, आश्चर्य भी शो करते हैं एकदम से। तो ये जो हो गए, ये हो गए आपके विस्मयादि बोधक। देखो कैसे कैसे वर्ड है, सुंदर, अच्छा, खूब, ठीक है, चल हट, चुप हो जा, देखो छी कितनी गंदगी फैली है, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह से आपको एक्सक्लेमेशन मार्क से इसका आपको पता चल जाएगा। इसके बाद देखो क्या है निपात, निपात हम ऑलरेडी पेज नंबर 136 में मैंने आपको कराया था निपात, ठीक है, देखो पेज नंबर 136 निकालो, पेज 136 में मैंने आपको कराया था, सबसे लास्ट में 10th पॉइंट जो दिया गया है, निपात का प्रयोग उसी पद के तुरंत बाद किया जाता था जिस पद पे हमें, जिस शब्द पे हमें विशेष ध्यान देना होता था। याद है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, तो अपने ऊपर ध्यान देना ना कि मैं भी जाऊंगा, तो अपने ऊपर ध्यान देना है, तो उस शब्द के तुरंत बाद वो वर्ड लगाया जाएगा, जैसे भी वर्ड लगाया तो वो है। देखो निपात, अब वापस आ जाओ पेज 190 पे, जैसे मैं भी घर जा रहा हूं, मैं तो घर ही गया था, मैं तो अपने ऊपर विशेष बताया जा रहा है। कहकर भी तुम मिलने तक नहीं, यानी कि कहने पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि तुमने कहा भी लेकिन फिर भी तुम नहीं मिले। मोहन ही स्कूल जा रहा है, यानी कि मोहन पे विशेष फोकस किया गया है। तो जिस भी पद पे विशेष फोकस किया जाता है उस पद के तुरंत बाद हम निपात का यूज करते हैं। देखो निपात अगर आगे पीछे आप यूज करोगे, एक जगह की अगर आपको कहीं पे यूज करना है और आपने कहीं और पे कर दिया तो उसका अर्थ बदल जाता है, निपात की ये खासियत होती है। तो ये हो गया आपका निपात। नेक्स्ट टॉपिक देखो आपका हिंदी में जो बीच में 2 पेज हमने छोड़ दिए थे उस पे आ जाओ वापस, पेज नंबर 12, हिंदी वाले बच्चे पेज नंबर 12 पे आ जाओ, एंड इंग्लिश वाले बच्चे अब आ जाओ पेज नंबर 20 पे। इंग्लिश वाले बच्चे निकालो पेज नंबर 20 पे, जो कि है टॉपिक आपका पैराडाइम शिफ्ट इन लैंग्वेज टीचिंग, और हिंदी में नाम है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग लैंग्वेज, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग लैंग्वेज। कुछ कुछ पॉइंट्स दोनों में सेम है, 1 बाय 1 बताती हूँ। पहले हिंदी वाले पॉइंट्स देखो, हिंदी वाले पॉइंट्स देखो, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग लैंग्वेज यानी कि भाषा पढ़ाते वक्त, सिखाते वक्त कैसे सिखाई जानी चाहिए। सबसे पहले रुचि जागृत करने का सिद्धांत, रुचि जागृत यानी कि हमें बच्चों पे नहीं छोड़ देना चाहिए। जैसे होता है ना कि जो चीजें बच्चों के इंटरेस्ट की है वही कराओ, लेकिन भाषा को आप इस बेसिस पे नहीं छोड़ सकते कि बच्चों को अगर इंटरेस्ट है तो ही कराओ, है ना। भाषा को इस प्रिंसिपल पे नहीं छोड़ सकते कि जो बच्चों को इंटरेस्ट है वही कराओ। बच्चे तो कहेंगे हमें तो नहीं है इंटरेस्ट, हमें तो मत कराओ। तो क्या होता है भाषा सिखाने से पहले कि बच्चों की रुचि जागृत की जाए, बच्चों की उस सब्जेक्ट के प्रति, उस भाषा के प्रति रुचि जागृत की जाए। सबसे पहले रुचि जागृत करने का सिद्धांत है। उसके बाद देखो है प्रेरणा का सिद्धांत। प्रेरणा भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है रुचि वाले से, कि बच्चों को प्रेरित किया जाए कि क्यों भाषा सीखनी जरूरी है, क्या इसका यूज है, क्यों ये जरूरी है। तो उससे रिलेटेड बच्चे के अंदर जब रुचि जागृत होगी तो अपने आप प्रेरणा आएगी सीखने की। देखो दोनों चीजें, एक सिक्के के 2 पहलू हैं, प्रेरणा और रुचि वाला सिद्धांत, कि बच्चे के अंदर रुचि जागृत हो जाएगी तो अपने आप वो प्रेरित होगा सीखने के लिए, और बच्चा अगर प्रेरित होगा सीखने के लिए तो अपने आप वो इंटरेस्ट क्रिएट करेगा लैंग्वेज सीखने में। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं एक तरीके से।
उसके बाद देखो थर्ड है क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, यानी कि बच्चों को करते करते कुछ ना कुछ एक्टिविटीज के थ्रू, मल्टीमीडिया के हेल्प से, अलग अलग चीजों की हेल्प से बच्चों को सिखाया जाए। उसके बाद है देखो जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, यानी कि रिलेट टू द रियल लाइफ से रिलेट करके चीजों को सिखाया जाए तो बच्चे भाषा ज्यादा आसानी से सीख जाएंगे। जैसे बच्चों को लीव लेनी है, छुट्टी लेनी है, तो छुट्टी लेने के लिए बच्चों को कहा जाए कि आप लीव एप्लीकेशन लिख के लाइए, तो लीव एप्लीकेशन लिखने के प्रोसेस में वो बहुत कुछ सीखेगा कि यार अब कैसे लिखूं, क्या वर्ड्स यूज करने, क्या नहीं यूज करने। तो उस प्रोसेस के दौरान वो कई वर्ड सीखेगा, तो वो उसके रियल लाइफ से भी क्या होगी, जुड़ जाएगी। अब देखो इंग्लिश में भी कुछ टॉपिक्स, कुछ पॉइंट्स दिए हुए कि भाषा सिखाते वक्त क्या आपको करना है, ध्यान रखना है। तो भाषा सिखाते वक्त लर्नर के ऊपर ज्यादा ध्यान रखना है, टीचर सेंट्रिक नहीं होनी चाहिए चीजें, स्टूडेंट सेंट्रिक ही रखनी है आपको। रुचि डेवलप करते वक्त स्टूडेंट सेंट्रिक ही रखनी है चीजें। उसके बाद है लर्निंग प्रोसेस पे ध्यान दिया जाए, ये ना हो कि प्रोडक्ट पे ध्यान दिया जाए कि हमें मिलेगा क्या। पढ़ते वक्त उस प्रोसेस पे ध्यान दिया जाए, ये ना हो कि कहते हैं ना काम करो फल की चिंता मत करो, तो वही वाली चीज यहाँ पे यूज की जानी चाहिए। और इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखना चाहिए कि हर बच्चा सेम स्पीड से सेम वर्ड्स नहीं बोलेगा, जो अभी मैंने थोड़े टाइम पहले भी बताया था, जो फर्स्ट वर्ड कि बच्चा 10 से 12 महीने में पहला शब्द अपना बोलना शुरू करता है, तो उस टाइम भी मैंने इंडिविजुअल डिफरेंस का अभी आपको पॉइंट बताया था कि इंडिविजुअल डिफरेंस होता है हर बच्चे में। ये नहीं है कि कोई बच्चा लैंग्वेज बहुत जल्दी सीख रहा है, बहुत जल्दी कन्वर्सेशन कर ले रहा है तो सारे बच्चे उसी स्पीड से कर लेंगे, या अगर कोई बच्चा बहुत धीरे कर रहा है तो सारे बच्चे ही धीरे करेंगे। सबका अपनी एक स्पीड होती है, अपना एक पेस होता है सीखने का। उसके बाद देखो 6th पॉइंट वही है जो अभी हिंदी में मैंने बताया आपको, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, कि जो स्कूल लाइफ है उसको रियल लाइफ से कनेक्ट भी किया जाए चीजों को, और लैंग्वेज को, लर्निंग को, किसी भी अधिगम को लाइफ लॉन्ग प्रोसेस माना जाए। ये ना हो, बच्चे ये ना समझे कि हमें सिर्फ एग्जामिनेशन पास करना है, जैसे आप सब हैं, आप सब भी ये ना समझे कि हमें सिर्फ बीएड के पेपर देने, हमारा सिर्फ वो क्लियर हो जाए। जो ये सारी चीजें आप अपनी प्री सर्विस में पढ़ रहे हैं ना, ये आपको इन सर्विस में, यानी कि पढ़ाते वक्त जब आप स्कूल्स में रिक्रूट हो जाएंगे, उनमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी ये सारी चीजें जो अभी आप पढ़ रहे हैं। तो लर्निंग को सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखा जाए कि यार जल्दी जल्दी बस कर्ता वाली चीज ना छोड़ दी जाए कि यार करके निपटाया जाए, वो थिंकिंग हट जानी चाहिए। इसको क्या माना जाना चाहिए कि एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, सिर्फ एग्जामिनेशन देने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं हम, कुछ सीखने के लिए पढ़ रहे हैं, ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए। अब देखो हिंदी में कुछ और पॉइंट्स दे रखे हैं, वेरियस मेथड्स ऑफ टीचिंग, सिर्फ एक यही टॉपिक है जो इंग्लिश में नहीं है आपका, वेरियस मेथड्स ऑफ टीचिंग। तो इंग्लिश वाले बच्चे इसको कहीं पे लिख लो, जहाँ पे आपका ब्लैंक पेज हो या आप नोट्स अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो वहां पे इस चीज को लिख लो आप वहां पे इस चीज को लिख लो, सबसे वेरियस मेथड्स ऑफ टीचिंग लैंग्वेज हेडिंग डाल लो, वेरियस मेथड्स ऑफ टीचिंग लैंग्वेज। अभी तक जो चीजें थी सारी आपकी बुक में थी, इसलिए मैंने आपको सिर्फ मार्क करवाया, लिखवाया नहीं है, सिर्फ मार्क करवाया लिखवाया नहीं है, लेकिन जो ये चीज है वो इंग्लिश वाले बच्चों की बुक में नहीं है, तो आप लिख लो वेरियस मेथड्स ऑफ टीचिंग लैंग्वेज। सबसे पहला है ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी कि नोन टू अननोन। अब मैं थोड़ा स्लो ही बोलूंगी क्योंकि आपको लिखना है। नोन टू अननोन, यानी कि जो चीजें बच्चे जानते हैं पहले वो बताओ, फिर जो चीजें नहीं जानते उसकी ओर लेके चलो। ये एक तरीके के मैक्सिम्स भी होते हैं टीचिंग के मैक्सिम्स, यानी कि सूत्र भी यही कहते हैं कि जो चीजें बच्चे जानते हैं पहले वो बताई जाएं, और फिर जो चीजें नहीं जानते उसकी ओर बच्चों को लेके जाया जाए। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर आपको बच्चों को शाहजहां के बारे में बताना है हिस्ट्री में, फॉर एग्जाम्पल बच्चों को आपको शाहजहां के बारे में बताना है, तो पहले बच्चों को ताजमहल के बारे में बताओ, क्योंकि ताजमहल सबका सुना हुआ है, ताजमहल जो चीज है वो सब पहचानते हैं, ऑलमोस्ट सभी की ताजमहल क्या है, कहाँ है ना। तो बच्चों को ताजमहल के बारे में बताओ, फिर बताते बताते ये बताओ कि ये बनवाया किसने था, उसके बाद शाहजहां के बारे में बताओ। तो नोन टू अननोन हो गया ना, कि जो चीज बच्चे जानते हैं से जो चीज बच्चे नहीं जानते इस और लेके जाया जाए। इतना आई होप आपने लिख लिया होगा। उसके बाद देखो सरल से जटिल की ओर, यानी कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, जो चीजें सिंपल है पहले वो,
और फिर कॉम्प्लेक्स की ओर लेके जाया जाए। जो चीजें पहले सिंपल हैं पहले बच्चों को वो कराई जाए। जैसे मैथ्स में बच्चों को डायरेक्ट फॉर्मूले करवा के क्वेश्चंस तो नहीं करवाने लगते, पहले जो सिंपल है चीजें वो बताते हैं, फिर उसके बाद उन्हें कठिन की ओर लेके जाया जाता है। तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी कि कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। पियाजे की थ्योरी में आपने ये दोनों वर्ड्स पढ़े होंगे, कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट। तो आपका आज का क्वेश्चन है, आप कमेंट में कमेंट करेंगे, मैं देखूंगी बाद में कि कौन सी स्टेज में, पियाजे की कौन सी स्टेज में कंक्रीट की बात हुई है और कौन सी स्टेज में अब्स्ट्रैक्ट की बात हुई है। स्टेज का नाम लिखेंगे विद चाइल्ड एज, कि कौन सी से कौन सी एज की बात की थी पियाजे ने। कंक्रीट और अब्स्ट्रैक्ट बताएंगे कि कौन सी स्टेजेस में है, स्टेज का पूरा नाम लिखेंगे और एज के साथ बताएंगे कि कौन सी एज में वो पियाजे ने स्टेज बताई है। फोर्थ पॉइंट लिखो पूर्ण से अंश की ओर, यानी कि होल टू पार्ट। होल टू पार्ट। उसके बाद है विशेष से सामान्य की ओर, यानी कि स्पेसिफिक टू जनरल। स्पेसिफिक टू जनरल। स्पेसिफिक टू जनरल का एक एग्जांपल आपका दिया हुआ है इसमें, कि जैसे बच्चों को फूल दिखाइए, गुलाब का फूल दिखाया, चमेली का फूल दिखाया, चंपा का फूल दिखाया, ठीक है, अलग अलग बच्चों को फूल दिखाए। फिर बच्चों को ये आपने बता दिया विशेष, अलग अलग फूल बता दिए, फिर बच्चों को सामान्य की ओर लेके जाए कि ये सभी जो आपने अभी देखे ये सब फूल के प्रकार हैं। फिर सामान्य की ओर लेके जाया जाए। पहले अलग अलग फूल दिखाए, अलग अलग फूल दिखाए कि ये देखो ये गुलाब है, इसे गुलाब कहते हैं, इसे चंपा कहते हैं, इसे चमेली कहते हैं, इसे ये कहते हैं, इसे वो कहते हैं। फिर बच्चों को ओवरऑल बताया जाए कि जो अभी आपने सब देखा ये सब क्या है, एक फूल है, ये सब फूलों के प्रकार हैं। उसके बाद है आगमन से निगमन की ओर, यानी कि इंडक्टिव टू डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव टू डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड क्या होता है, पहले बच्चों को एग्जाम्पल्स दिए जाए फिर रूल पढ़ाया जाए। सबसे पहले ये होना चाहिए, पहले बच्चों को कुछ एग्जाम्पल्स दिए जाएं फिर उन्हें रूल बताया जाए। और निगमन क्या होता है, निगमन विधि, कि फिर बच्चों को धीरे धीरे रूल बताए जाए और फिर एग्जाम्पल दिए जाए, उल्टा होता है एक दूसरे का। दोबारा सुनो, आगमन विधि यानी कि इंडक्टिव मेथड, पहले बच्चों को एग्जाम्पल दिए जाएं फिर बच्चों को रूल बताए जाएं। पहले बच्चों को कुछ एग्जाम्पल दिए जाएं फिर उनको रूल बताए जाएं। और निगमन विधि यानी कि डिडक्टिव मेथड में पहले रूल फिर एग्जाम्पल। तो यह है आगमन से निगमन की ओर। दोबारा रिपीट कर देती हूँ, शायद आपने लिख लिया होगा। ज्ञात से अज्ञात यानी कि नोन टू अननोन, पहला पॉइंट। उसके बाद है इजी टू कॉम्प्लेक्स, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। उसके बाद है कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। फिर है होल टू पार्ट, होल टू पार्ट। उसके बाद है स्पेसिफिक टू जनरल एंड फिर है इंडक्टिव टू डिडक्टिव। इंडक्टिव टू डिडक्टिव। इसके बाद आपका जो टॉपिक रह गया है, एक टॉपिक है आपका पेज नंबर 17 पे, हिंदी वाले बच्चों की बुक में है ये वाला टॉपिक। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग लैंग्वेज, कि बच्चा कैसे लैंग्वेज सीखता है, सेकंड लैंग्वेज। तो ये आप अपने आप से रीड करेंगे, सिंपल सी है ये, इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो वही आपको पैराग्राफ में दे रखा है कि मदर टंग कैसे बच्चा बचपन से सीखता है घरों में, फिर सेकंड लैंग्वेज कैसा वो बाहर स्कूल में सीखता है। तो वो सारी चीजें हैं, ये आप एक बार खुद से रीड कर लीजिएगा। अब है आपका लास्ट टॉपिक आज का, शायद लास्ट ही है रह गया आपका। हाँ जी, देखो लास्ट टॉपिक रह गया है अब आपका। इंग्लिश वाले बच्चे निकाल लो, पेज नंबर 13 और 14 पे है आपका, पेज नंबर 13 एंड 14 पे। और हिंदी में है पेज नंबर 18 पे, हिंदी में है पेज नंबर 18 पे, हिंदी में है पेज नंबर 18 पे। तो क्या है, व्हाट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज मैंने आपको बता दिया। अब है प्रोसेस ऑफ लर्निंग लैंग्वेज। प्रोसेस ऑफ लर्निंग लैंग्वेज, प्रोसेस ऑफ लर्निंग लैंग्वेज। देखो क्या क्या चीजें हैं इसमें। इसमें है सबसे पहला पॉइंट आपको देख सकते होंगे आप, है
पहला देखो पॉइंट है लैंग्वेज एंड एक्टिविटी। लैंग्वेज एंड एक्टिविटी कि बच्चा कैसे भाषा सीखता है, उसका प्रोसेस बताना है, कैसे कैसे भाषा सीखता है। तो पहला है लैंग्वेज एंड एक्टिविटी, यानी कि कुछ ना कुछ एक्टिविटी वगैरह करते करते बच्चा लैंग्वेज को सीखता है। जैसे इसमें एक एग्जांपल दे रखा है आपका, वर्ड्स लाइक कैट, रन, फॉल, ब्लू, रिवर, रफ, ये सारे बच्चों के लिए यूजलेस है। ये सारे वर्ड्स बच्चों के लिए यूजलेस हैं कब तक, जब तक वो किसी एक्टिविटी में इन वर्ड्स को नहीं यूज करके देख लेते या नहीं सीख लेते इन वर्ड्स को एक्टिविटी में करते करते। जैसे हिंदी में भी देखो दिया हुआ है, बालक के लिए नदी, बिल्ली, झरना, नीला, खुरदरा आदि शब्द का कोई महत्व नहीं है जब तक वह बालक इन शब्दों से संबंधित गतिविधियों में शामिल नहीं है। तो जब तक बच्चा उससे रिलेटेड कोई एक्टिविटी नहीं करता तो बच्चा लैंग्वेज नहीं सीख पाता, जल्दी नहीं सीख पाता। तो ये दिया हुआ है उसमें। इसके बाद देखो पेज 19 पे कुछ 3 पॉइंट्स दे रखे हैं कि टीचर, रोल ऑफ टीचर भी है इसी के अंदर। अगर क्वेश्चन आपका आता है कि रोल ऑफ टीचर क्या है प्रोसेस ऑफ लर्निंग लैंग्वेज में, तो रोल ऑफ टीचर में भी यही पॉइंट्स आप लिखोगे। रोल ऑफ टीचर अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें भी यही पॉइंट्स लिखोगे। देखो क्या दिया हुआ है कि बच्चों को क्या देना चाहिए, अलग अलग टाइप्स की चीजें दे देनी चाहिए, पत्ते, पत्थर के टुकड़े, पंख वगैरह दे दिए, टूटी हुई टहनियां और ये सब दे दिए। और बच्चे फिर क्या करेंगे, उसके बारे में बच्चों से बातचीत की जाए कि क्या है, उससे बच्चों को कहा जाए स्टोरी बिल्डअप करो कोई। तो कुछ ना कुछ जब बच्चे उससे रिलेटेड एक्टिविटी करेंगे तो उनकी वोकैबुलरी बढ़ेगी, वो सीखेंगे। अगर उन्हें कोई शब्द नहीं बोलना आ रहा तो मैम से पूछेंगे। तो ऐसे ऐसे करके क्या होगा, एक्टिविटीज के थ्रू बच्चे लैंग्वेज लर्न करेंगे। उसके अलावा भी देखो और भी चीजें दे रखी हैं कि बच्चों को अलग अलग चीजें दी जाए, उनके बारे में बात की जाए, बाहर लेके जाया जाए, ऑब्जर्वेशन करवाई जाए बच्चों से कि ये देखिए यहाँ पे ये चीज है, ये क्या है, ये क्यों है, उसके बारे में बच्चों से बात की जाए। कोई भी चीज उन्हें दिखाई जाए, उससे रिलेटेड बच्चों से बात की जाए। इससे क्या होगा, लैंग्वेज का उनका डेवलपमेंट होगा। सेकेंड है देखो डायरेक्टिंग ओन्स एक्टिविटी। हिंदी में वो थर्ड पॉइंट है, डायरेक्टिंग ओन्स एक्टिविटी, वंस ओन एक्टिविटी, यानी कि बच्चे आपस में खुद से बोलते रहते हैं कुछ भी काम। कभी ये चीज नोटिस करना, अगर आपके घर में बच्चे हो या आसपास, अगर वो कुछ अगर खेलते रहते हैं ना या कुछ काम करते रहते हैं, अपने आप से वो अपने आप को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं, एक तरीके से अनुदेश देते रहते हैं अपने आप को ही कि ये काम ऐसे होगा, ये अब ऐसे करना है, ये ऐसे, ये अपने आप से, उसे कहते हैं बड़बड़ाना। अपने आप में क्या करते रहते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं। उसके बाद देखो डायरेक्टिंग अदर्स एक्टिविटी। अदर्स एक्टिविटी में क्या है कि वो सोचते हैं कि जो चीज मुझे पसंद है वही चीज दूसरों को भी पसंद हो। वो मतलब लोगों को फोर्स करते हैं, अपने बड़ों को, अपने पेरेंट्स को, कि ये चीज अच्छी है, इसको देखो, इसको देखो। होता है ना, अपन आपके फेस के सामने लाके रख देते हैं कि नहीं नहीं मम्मा देखो, नहीं नहीं पापा देखो इस चीज को, क्या है इसमें ये। तो वो दूसरे को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, दूसरों को भी डायरेक्ट करते हैं। अगर कोई चीज उन्हें आकर्षित लगती है तो वो सोचते हैं दूसरों को भी लगे वो चीज आकर्षित। ये हो गया। उसके बाद है प्लेइंग। प्लेइंग करते करते, खेलते खेलते बच्चे सीखते हैं, और खेलते खेलते सबसे ज्यादा लैंग्वेज सीखते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल देखना है तो अपनी गलियों में या अपनी सोसाइटी में जहाँ पे भी आप रहते हो, वहां पे बच्चों को खेलते हुए देखना, कैसे एक से एक डायलॉग, एक से एक चीजें। इवन हम सब ने भी ये सारी चीजें करी हैं। इसका एक एग्जाम्पल हिंदी में आपको दे भी रखा है, जो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100 वाली जो कहानी गाते थे, कुछ भी ऊट पटांग वर्ड्स बोल के कहीं ना कहीं स्टोरीज बनाई ली जाती थी, वो पोशंपा पोशंपा और ये सारी चीजें जो बच्चे करते थे। तो ऐसे वर्ड्स बच्चे जल्दी सीख जाते थे। जो वर्ड्स ऐसे उबड़ खाबड़ और ऐसे वर्ड्स रहते थे ना, उनको तोड़ मरोड़ के जिन वर्ड्स को यूज किया जाता था, उनको बच्चे जल्दी सीख जाते थे प्लेइंग के थ्रू। खेल खेल में उन वर्ड्स को बहुत जल्दी सीख जाते थे। उसके अलावा एक्सप्लेनिंग थिंग्स। अगर बच्चों को कह दिया जाए कि एक्सप्लेन करो कि बारिश क्यों हो रही है, कैसे हुई बारिश स्टार्ट, बारिश का एग्जाम्पल भी दे रखा है कि बारिश कैसे स्टार्ट हुई, फिर देखो उनकी कहानी कैसे स्टार्ट होती है। बस आप उनकी सुनो, बैठ के उनको ध्यान से सुनो। उनको कोई टॉपिक दे दो, कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक, कि बेटा ये चीज कैसे हो रही है। एग्जाम्पल बारिश का इसमें दे रखा है कि बारिश कैसे स्टार्ट हुई, क्या हो रहा था। फिर देखो उनकी कैसे कहानियां चलेंगी कि यहाँ पे ना बादल थे काले काले, फिर अचानक बिजली कड़की, ये हुआ वो हुआ। उसी में कहानी कुछ ना कुछ बिल्ड करते रहेंगे, नई नई चीजें एक्सप्लेन आपको करेंगे। उसके बाद देखो नेक्स्ट है आपका पॉइंट रिपीटिंग लाइफ। रिपीटिंग लाइफ का ये मतलब है कि अगर कुछ पास्ट में कोई चीज हो गई है तो वो जरूर बताएंगे कि उस दिन ना ऐसा हुआ था। ऐसे बच्चे क्या होते हैं, बहुत बार अगर घर में कोई चीज हुई रहती है
कोई गेस्ट आ जाता है, उनको फटाफट बताएंगे मेरे पापा ने ना ऐसा किया था या मेरी मम्मी ने ना ऐसा किया था। तो ऐसे बच्चे फटाफट पुरानी बातों को जल्दी से रिपीट करना शुरू कर देते हैं। लैंग्वेज सीखने का ये भी एक स्टेप होता है कि बातों को रिपीट करना सीख जाते हैं। उसके बाद है एसोसिएटिंग यानी कि आपस में जोड़ के सीखना, चीजों को जोड़ के सीखना। उसके बाद है एंटिसिपेटिंग यानी कि अनुमान लगा लेना। जो चीज दूर दूर तक दुनिया में नहीं भी होनी ना, या कभी सोचा भी ना हो, वो चीज बच्चे सोच लेते हैं, उनकी कल्पनाओं में वो चीज आपको देखने को मिल जाती है, एंटिसिपेट कर लेते हैं। उसके बाद कैसे लैंग्वेज सीखते हैं, इंक्वायरिंग एंड रीजनिंग से। बहुत अच्छा जरिया होता है ये कोई भी लैंग्वेज या नॉलेज गेन करने का भी बहुत अच्छा जरिया होता है, पूछताछ और तर्क। छोटे बच्चों को देखा होगा ना आपने, क्वेश्चन पूछते हैं, इससे रिलेटेड कई सारे एड्स वगैरह भी आपने देखे होंगे, एडवर्टाइजमेंट, कि मम्मा फरवरी में 29 डेज क्यों होते हैं और 29 डेज 4 ईयर्स में क्यों आते हैं, सिर्फ ऐसा क्यों होता है, और सन हमें सिर्फ दिन में क्यों नजर आता है, चंद्रमा हमें रात में ही क्यों नजर आता है, अभी ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। तो इससे क्या होता है, लैंग्वेज तो बढ़ती ही बढ़ती है, नॉलेज भी बढ़ती है इंक्वायरी और रीजनिंग से। तो ये कुछ पॉइंट्स थे प्रोसेस वाले में। इस यूनिट में हिंदी में से तो आपके सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, हिंदी वाली बुक से तो आपके सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए। इंग्लिश में आपका दे रखा है प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज, फिर से दे रखा है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज। शायद हमने स्टार्टिंग में भी किया है ना अभी, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज, हाँ, लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स किए, उसके बाद जनरल प्रिंसिपल्स किए। इंग्लिश वाले बच्चे देखो पेज 17 पे दोबारा से कुछ प्रिंसिपल्स दे रखे हैं, देखो लैंग्वेज एग्जिस्ट इन डिस्कोर्स, यानी कि संवाद में होती है लैंग्वेज। संवाद करते करते भाषा का हम यूज करते हैं आपस में, एक दूसरे के साथ बात करते करते, ऐसे में, स्टोरीज में, ड्रामाज में, सॉन्ग्स में। उसके बाद है जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन एक्सेट्रा प्ले अ वाइटल रोल इन एक्सप्रेसिंग लैंग्वेज, यानी कि जो अशाब्दिक चीजें होती हैं, अशाब्दिक यानी कि नॉन वर्बल जेस्चर्स, ऐसे आंखों को ऊपर कर लेना, आंखें बड़े बड़े कर लेना, और अलग अलग फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू जो चीजें होती हैं वो भी लैंग्वेज एक्सप्रेस करने में एक वाइटल रोल प्ले करती है। यानी कि बिना बोले जब हम चीजों को एक्सप्रेस कर देते हैं इशारों के थ्रू, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद देखो क्या है, ये वाला पॉइंट मैं ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ जब चैप्टर स्टार्ट किया था, कि लैंग्वेज बदल जाती है लोगों के बदलने के साथ साथ, यानी कि घर में हम अलग तरीके से भाषा यूज करते हैं, जब हम पढ़ने जाते हैं, पढ़ाने जाते हैं, अलग तरीके से भाषा यूज करते हैं, जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं अलग तरीके की हमारी भाषा होती है। तो जिस अकॉर्डिंग सिचुएशन होती है उस अकॉर्डिंग भाषा का यूज होता है। उसके बाद देखो क्या है, लैंग्वेज स्किल्स आर एक्वायर्ड ओनली बाय यूजिंग देम, यानी कि भाषा हम तभी सीख पाएंगे जब हम उसे यूज करेंगे। लैंग्वेज इज एक्वायर्ड इन अ सिस्टमैटिक सीक्वेंस, यानी कि भाषा हम सिस्टमैटिक सीक्वेंस में सीखते हैं। ये पॉइंट अभी आगे के चैप्टर्स में आएगा, लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, ये सब हम देखेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले बच्चा सुनना सीखता है, फिर बोलना सीखता है, ठीक है, फिर रीड करना सीखता है, लिखना सीखता है। रीडिंग और राइटिंग साइमल्टेनियसली चलते हैं, यानी कि साथ साथ चलते हैं। उसके बाद लैंग्वेज एक्विजिशन इज एज नेचुरल टू द चाइल्ड एज स्क्रॉलिंग, स्टैंडिंग एंड वॉकिंग, यानी कि जो पहली भाषा होती है, ये पॉइंट भी मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जो पहली भाषा होती है वो बहुत नेचुरली सीख ली जाती है। यानी कि बच्चे को नहीं पता होता कि हम कुछ सीख रहे हैं, हम भाषा सीख रहे हैं, तो बहुत नेचुरल होता है। जैसे बच्चे चलना सीखते हैं, क्रॉल करना सीखते हैं, खड़े होना सीखते हैं, बैठना सीखते हैं, वैसे ही पहली भाषा को ग्रहण करना भी बहुत नेचुरली सीख लिया जाता है। तो इस यूनिट में हमने चीजें करी, आपकी सबसे पहले लैंग्वेज के बारे में एक्सप्लेन किया। इस यूनिट से कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं मैं एक बार आपको बता देती हूँ। इस चैप्टर से एक चैप्टर आपका है, ये सिर्फ फर्स्ट चैप्टर है, अभी आपका ये यूनिट पूरी नहीं हो रही। परेशान मत होइएगा कि मैम ने तो एक ही दिन में एक चैप्टर करा दिया, ये सिर्फ एक चैप्टर, एक यूनिट करा दी, ये सिर्फ एक चैप्टर है ये। ऐसे ही अभी 4 चैप्टर हैं इस यूनिट में, ठीक है, 4 चैप्टर हैं अभी इस यूनिट में, जिसका फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट किया है। तो इस यूनिट में से आ जाते हैं क्वेश्चंस की भाषा क्या है, भाषा का कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है,
इसके अलावा अगर करेक्टरिस्टिक्स नहीं पूछे जाते तो इसके अलावा प्रिंसिपल्स पूछ लिए जाते हैं। प्रिंसिपल्स में साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल भी लिख सकते हो आप, जनरल प्रिंसिपल भी लिख सकते हो। इसके अलावा जो अभी कुछ प्रिंसिपल्स बताए वो भी आप लिख सकते हो। तो दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं इस यूनिट में से, एक तो लैंग्वेज क्या है उसका नेचर और करेक्टरिस्टिक्स बताओ, या लैंग्वेज क्या है उसके प्रिंसिपल, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल और जनरल प्रिंसिपल्स बताओ। तो इस तरीके का क्वेश्चन इस चैप्टर में से पूछ लिया जाता है। तो आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी। अगर नहीं आई है समझ तो वीडियो फिनिश होने के बाद आप कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, तो आई विल रिप्लाई टू योर कमेंट्स एंड मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगी आपको जो भी समझ नहीं आया। तो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे एंड बी सेफ एट योर होम्स।